प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग 1982 के चीनी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। चीन संविधान का निर्माण 1954, 1975 और 1978 तथा नए संविधान का निर्माण 1982 में किया गया है। 1982 के चीनी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, संक्षिप्त संविधान। दुनिया के अन्य देशों के संविधान की तुलना में चीन का संविधान भी संक्षिप्त है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और 4 भागों में विभक्त है। इसकी पहली प्रस्तावना में संविधान के विकास का वर्णन किया गया है। नंबर 2, लिखित तथा निर्मित। चीनी संविधान अन्य देशों के संविधानों की भांति एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक निर्माण समिति द्वारा तथा जनवादी कांग्रेस द्वारा किया गया है। इस लिखित होने के साथ साथ इसे निर्मित संविधान भी कहा जा सकता है। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन करता है। तीसरा अध्याय राज्य संरचना अर्थात सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों का पर प्रकाश डालता है। चौथा अध्याय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। नंबर 3, कठोर एवं लचीला संविधान। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में इसे लचीला संविधान भी कहते हैं। चीन में साधारण विधेयकों के निर्माण एवं विधेयकों के निर्माण में सामान्य बहुमत से निर्णय लिया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाएगा तथा ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत किए जाएंगे। नंबर 4, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनतांत्रिक लोकतंत्र तानाशाही से अभिप्राय है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। हर स्तर पर जन समस्याओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और उनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बढ़ गई है तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों को कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाही के बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। नंबर 5, जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन के सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन स्वयं जनता करती है तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत किया जाता है। किंतु यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जनवादी कांग्रेस स्थायी समिति के अधीन कार्य करती है। प्रांतों, कैंटनों, जिलों, नगरों तथा कम्युनियों में जनसभाओं का गठन किया गया है।
ये सभाएं एक प्रकार से विधानसभा के रूप में कार्य करती हैं और इनका नियंत्रण लोगों पर रखा गया है। नंबर 6, बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीय वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीय निवास करते हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या के 91.9% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 व्यांग जाति की और सबसे कम लगभग 2,000 हेचन जाति की है। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। नंबर 7, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत समाजवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवाद भी। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशों के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों के शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। केंद्रवाद तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन रहता है। निम्न सत्ता के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। नंबर 8, एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। नए संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका प्रमुख कारण 4 प्रकार की इकाइयों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम। नंबर 2, प्रांतों और स्वायत्तशासी प्रदेशों की स्वायत्तशासी जनपदों, जिलों, स्वायत्तशासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। नंबर 3, जिलों और स्वायत्तशासी जिलों को जनता के कम्युनियों और कस्बों में बांटा गया है। और नंबर 4, स्वायत्तशासी प्रदेश, स्वायत्तशासी जनपद और स्वायत्तशासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। नंबर 9, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 के अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, आर्थिक अधिकार। नागरिकों को बहुत से आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में यानी अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। नंबर 2, राजनीतिक अधिकार। नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकें। संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामले में उचित अधिकारियों तक पहुंचाएं। नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। नागरिकों को अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन की स्वतंत्रता। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं।
कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता आदि। मार्च 2004 में 10वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में संविधान संशोधन करते हुए अनुच्छेद 33(3) में मानवाधिकारों को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नंबर 10, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। संपूर्ण जनता कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित किया गया है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व और प्रबंध से संचालित होते हैं। अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्यूनन इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने आदि कार्यों को दंडनीय घोषित किया गया है। नंबर 11, राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता लेकिन एक दलीय प्रणाली। चीन के संविधान में विभिन्न राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन चीन के संविधान इन सभी राजनीतिक दलों को प्रमुखता नहीं देते हैं, बल्कि साम्यवादी दल की एक दलीय प्रभुत्व को महत्व देते हैं। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और उसकी भूमिका की सराहना की गई है। संविधान में स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि पिछले 30 वर्षों में सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है, बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। नंबर 12, केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। यह सैनिक आयोग देश की सेना की देखरेख करेगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होंगे। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होगी। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। नंबर 13, राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। 1978 के संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की तरह 5 वर्ष का होता है। नए संविधान के अंतर्गत सेना, पार्टी और नागरिक शासन के बीच सत्ता के लिए प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो सकती थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए चीन में एक ही व्यक्ति को तीनों प्रमुख पदों पर आसीन करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। नंबर 14, विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। चीन के नए संविधान में विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों का अपनाया गया है, जिनमें प्रमुख है। नंबर 1, चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। नंबर 2, चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा। वह दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, साथ ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करेगा। नंबर 3, चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों
के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन करता है। 20वीं सदी के अंतिम में चीन कुछ सीमा तक तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के आधार पर कर रहा है। नंबर 15, न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। यह न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीन के 1982 के संविधान में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का समाहित किया गया है।